बेनीवाल पर फिर एक बार हमला देखने को मिला है। हनुमान बेनीवाल को बताया हन्नू भाई एलएलबी, ये फर्जी डिग्री वाला एलएलबी है, ज्योति मिर्धा की तरफ से कहा गया है। और साथ ही अब की बार आप मंच से बोले तो सच बोले, ये बात भी ज्योति मिर्धा कहती हुई नजर आई हैं और कह रही हैं कि जनता को गुमराह ना करें, आ जाओ आमने सामने बहस कर लेते हैं और बहस करते हैं, फिर देखते हैं फैसला जनता करेगी और किसके पक्ष में करेगी। ज्योति मिर्धा लगातार हनुमान बेनीवाल पर हमलावर है। तो बताया तो मैंने, तो मैं भी बने कह दियो, मैं क्यों भाई अब कल MBBS की LLB की, LLB भी किसा हन्नू भाई LLB फर्जी डिग्री वाला LLB। तो भाई हन्नू भाई LLB, अब की बार आप कुछ मंच से बोलें तो सच बोलें, जनता को गुमराह ना करें। और अगर आपको अगर जरूरत है, आपको लगता है कि अगर जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं और आप सही बात बोलते हो तो आ जाओ आमने सामने बहस कर लेते हैं। ज्योति मिर्धा तो यहीं खड़ी है, एक मंच पे आते हैं, बहस करते हैं, फैसला जनता कर देगी कौन सच्चा और कौन झूठा। दिल्ली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो। और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना। तो आप तक की सुनते हैं, छोड़ो मेरी बात। आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी के लोग वही है। मजबूती रखी भारतीय जनता पार्टी। सुना आपने, ये बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, जिनके बीच जुबानी जंग चल रही है। और इस जुबानी जंग में तालिबान और अफगानिस्तान हो रहा है। ज्योति मिर्धा के एक और बयान पर नागौर जिले में सियासत तेज हो गई है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने खिंवसर क्षेत्र में भाषण देते हुए खिंवसर के थली बेल्ट की तुलना तालिबान व अफगानिस्तान से की। दरअसल 5 अप्रैल को खिंवसर में ज्योति मिर्धा ने गांव में भाषण में ये कह दिया था कि थली बेल्ट में चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो और इतना मुश्किल है वहां चुनाव लड़ना। धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खिंवसर, मैंने कहा कभी देखा है खिंवसर, ये तो फिर भी सवाल है। मैंने कहा थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो। और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना, एक मजाक की बात नहीं है। नागौर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था, इतनी विधानसभा है कि 7 दिन में आराम से करो तो पूरे गांव ढाणी कवर हो जाते हैं। और खिंवसर में करने लगो तो एक चक्कर काटने में कम से कम 18 दिन लगते हैं, दिन और रात मेहनत करो तब। तो साधुवाद है ये रेवत जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतने छोटे टाइम में इतना चुनाव लड़ा और ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा। इसी बात को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा बनाया और कहा कि ज्योति मिर्धा को देखो वो क्या कहती हैं। थली का जो इलाका है वहाँ तालिबानी है, अफगानिस्तानी है। तालिबानी तो आतंकी संगठन है, किस तरह से लोगों को बांट रहे हैं और क्या इनकी मानसिकता है। तो उसमें बोल रही थी कि थली का जो इलाका है वो तो तालिबानी है और अफगानिस्तानी है। मतलब तालिबान तो आतंकी संगठन है, छोड़ो मेरी बात। आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी के लोग वही है। अच्छा सुनो, थली सड़क पे अलग है क्या? सारे एक ही तो लोग हैं। इस तरह की अगर बातें करके और किस तरह लोगों को बांट दें, क्या मानसिकता है? बात यही खत्म नहीं हुई। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती तक दे दी। लोकसभा में उपस्थिति को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरी हाजिरी बेनीवाल से कम हुई तो मैं सिर मुंडवा लूंगी, नहीं तो बेनीवाल को दाढ़ी और मूंछ कटवानी होगी। ज्योति मिर्धा ने गगवाना गांव में भाषण के दौरान इतना बड़ा ऐलान कर दिया। मैं यहाँ से बोल रही हूँ गगवाना से, अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा दूंगी, और अगर आपकी मेरे से कम है तो कल जाकर के अपने दाढ़ी और मूंछ। फिलहाल ये दूसरा मौका है जब ज्योति मिर्धा के बयान को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने भुनाने की कोशिश की है। इससे पहले संविधान में बदलाव वाले बयान को लेकर बेनीवाल ने घेरने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जमकर सियासत हो रही है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट।
और अब आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने आपको बता दें कि गौमांस खाने वाले आरोप पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना ने कहा है कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, वो लाल मांस का सेवन नहीं करती। कंगना का ये बयान विक्रमादित्य की उस फेसबुक पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने उन पर गौमांस खाने का आरोप लगाया था। देखिए रिपोर्ट। बीफ खाने के आरोप पर भड़की कंगना, विक्रमादित्य सिंह के आरोप पर पलटवार। आरोपों को कंगना ने बताया आधारहीन। हिमाचल की सियासत में गरमाया मुद्दा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत इस वक्त सुर्खियों में हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में कंगना रनौत पर बिना नाम लिए बीफ खाने का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है। यहाँ गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। जिस पर अब मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मैं बीफ या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूँ। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं सालों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। अब ऐसी रणनीतियाँ मेरी छवि को धूमिल करने के लिए काम नहीं करेंगी। मेरे प्रशंसक मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ। कोई भी खबर या अफवाह उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस की सांसद हैं। जानकारों के मुताबिक प्रतिभा सिंह फिर मंडी से कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। इसलिए विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत को लेकर हमलावर हैं। भगवान रामलला को गर्मी से निजात दिलाने के लिए राम जन्मभूमि परिसर में भी तमाम उपाय शुरू हो चुके हैं। चैत्र का महीना चल रहा है और धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में भगवान को गर्मी का कम से कम गर्मी महसूस हो सके और इसको लेकर कवायदें भी शुरू कर दी गई हैं। गर्मी से निजात दिलाने के लिए रामलला के भव्य मंदिर में फिलहाल कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा भोग में भी दही और ठंडाई शामिल की गई है। व्यवस्था हो चुकी है और हमें कूलर लग गया है। कूलर लगने से बहुत शांति है, किसी प्रकार के कोई गर्मी का प्रभाव नहीं है। कूलर बराबर चलता रहता है और उसके बाद में उसकी जो ठंडी है उससे रामलला बहुत आनंदित हैं, पुजारी आनंदित हैं, सभी लोग वहाँ पर ठीक ठाक हैं, क्योंकि कूलर लग जाने से वहाँ पर यह उसकी शांति है और ठंड है और गर्मी का प्रभाव नहीं है। और आपको बता दें कि नोएडा में यूट्यूबर एल्विश यादव का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अन्य आरोपी विनय और ईश्वर का मोबाइल भी जांच के लिए भेजा गया है। डेटा रिकवरी के लिए तीनों मोबाइल लैब भेज दिए गए हैं। अंदेशा है कि तीनों मोबाइल से चैट के अलावा कई फोटो और वीडियोस भी डिलीट किए गए हैं। ऐसे में डाटा रिकवरी होने पर कई राज खुल सकते हैं। और इस बीच कोर्ट एल्विश यादव सहित 8 अन्य सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लेगा और चार्ज फ्रेम कर आरोपियों को नोटिस भेजेगा। आपको बता दें कि 1200 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। आज नोएडा पुलिस कोर्ट सूरजपुर कोर्ट में अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करेगी। फिलहाल आपको बता दें इस पूरे प्रकरण में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव और उसके 2 अन्य सहयोगी विनय और ईश्वर के फोन जो है वो गाजियाबाद के एक लैब में भेजे हैं ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर घमासान छिड़ गया है। पीएम ने शहीदों की कुर्बानी का जिक्र कर 2024 के इस रण का रुख ही बदल दिया। खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला और इस बात पर और भी ज्यादा बवाल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए।
ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा अंदाज बहुत कम दिखता है जब वो रॉ में हो, भाषण में रोष हो, जुबान पर तलखी हो, भ्रिकुटी भी तनी हो। लेकिन मोदी का ये रूप तब जरूर दिखता है जब बात राष्ट्र की हो, बात कश्मीर की हो, बात 370 की हो। बिहार के नवादा में मोदी ने शहीदों के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये मोदी की गारंटी, उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? 370 पर फिसली जुबान, मच गया घमासान। मोदी के निशाने पर टुकड़े टुकड़े गैंग। मोदी की गारंटी पर डाउट मना है। कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद रखने की मोदी की गारंटी पर संदेह जताना कांग्रेस अध्यक्ष को बहुत भारी पड़ रहा है। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। अब उस आर्टिकल की जानकारी भी आपको देते हैं जो गलती से खरगे की जुबान पर आया। संविधान में आर्टिकल 371 के क्या प्रावधान है, इसे भी जानिए। अनुच्छेद 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं। जब देश का संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 370 और 371 दोनों इसका हिस्सा थे। 370 जहां जम्मू कश्मीर के लिए था, वहीं आर्टिकल 371 तब के बॉम्बे और आज के महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए था। आर्टिकल 371 में ही 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H और 371J शामिल है। ये सभी अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। अनुच्छेद 370 और 371 के कंफ्यूजन को दूर करने के साथ ही ये भी जान लीजिए कि 371 से किस राज्य को क्या विशेष प्रावधान मिलता है। संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ क्षेत्रों के समग्र विकास और सरकारी खर्च की जरूरत का आकलन करने के लिए विकास बोर्ड के निर्माण की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 371 ने महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान दिए। अनुच्छेद 371 के तहत अन्य राज्यों से संबंधित क्लॉज को बाद में संशोधनों के जरिए शामिल किया गया। अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिससे संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो नागाओं की सामाजिक, धार्मिक या प्रथागत कानूनी प्रथाओं या राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि के हस्तांतरण और स्वामित्व को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 371G के तहत मिजोरम
और मिजोरम वासियों को भी इसी तरह की सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 371B और C में असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के निर्माण की अनुमति देते हैं। इन समितियों में क्रमशः आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सिक्किम विधानसभा में अनुच्छेद 371F के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान भी पेश किए गए हैं। बता दें कि नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 371H और गोवा 371I के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान इनमें से प्रत्येक राज्य के आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आने के तुरंत बाद पेश किए गए थे। 370 और 371 में बहुत बड़ा फर्क है। 370 कश्मीर के लिए कांटे की तरह था। आर्टिकल 370 के खात्मे की दरकार लंबे अरसे से थी, जिसे 5 अगस्त 2018 को मोदी सरकार ने जड़ से उखाड़ फेंका है। और देखिए अगली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, जहां पर ईद 10 या अप्रैल को मनाई जाएगी, लेकिन उस खुशी से पहले एक ऐसा अलर्ट आया जिसने पूरे पाकिस्तान में दहशत फैला दी है। दरअसल अगले 3 से 4 दिन तक पाकिस्तान में सेना के सामने इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक 24 घंटे पहरा देने का ऑर्डर जारी किया है। पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर लोड किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस चौकियों पर हैवी मशीन गन लगा दी गई हैं। कई शहरों में कमांडो ऑपरेशन की तैयारी पुख्ता कर ली गई है। किसी इमारत में कैसे घुसना है, किसी ठिकाने को कैसे आजाद करना है, इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि पाकिस्तान में एक बड़ा अलर्ट आया है। गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। नौकरी दी जाएगी और 1 लाख रुपए सालाना उसको दिया जाएगा। भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में आज भी वैकेंट है, उनको केंद्र की सरकार भर नहीं रही है। हम लोग उन नौकरियों को कैलेंडर बना करके समयबद्ध आधार के ऊपर उनको नौकरियां देंगे। पेपर लीक से मुक्ति एक बहुत बड़े समस्या देश में पेपर लीक की है। देश के विभिन्न स्टेट्स में जितने भी एग्जाम्स हो रही हैं, वो कोई भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गोवा, मिजोरम, किसी भी स्टेट को ले लीजिए, कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 5 साल में हमारी सरकार के समय भी कई भर्तियों के पेपर लीक हुए, सरकार पे आरोप भी लगे, हमने अपनी बात भी कही। केंद्र सरकार की कई परीक्षाओं के पेपर लीक भी हुए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 55 लाख से ज्यादा जो पुलिस के भर्ती के लिए जो नौजवान बेरोजगार बैठे थे, उनका पेपर लीक भी हो गया। कुछ दिन पहले गुजरात में भी हुआ, सब जगह हो रहे हैं। तो पेपर लीक के बाद में उन अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई। तो देखिए जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी की भले ही मौत हो चुकी हो, लेकिन पूर्वांचल में मुख्तार की अहमियत को देखते हुए नेता उनके घर पर पहुंच रहे हैं। मुख्तार के यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले पहुंचे। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कुछ दिन पहले तक अखिलेश यादव के साथ थे। असरुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार के घर जा पहुंचे और अब खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुख्तार के घर पर पहुंचकर उनके भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की।
आखिरकार मुख्तार के फाटक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंच ही गए। ये होती है वोट की मजबूरी। मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ और उसके बाद उनके घर शोक जताने के लिए जाने वालों की तादाद ने अखिलेश के साथ ही राजनीतिक दलों को सक्रिय कर दिया है और नेताओं की सक्रियता का सीधा संबंध पूर्वांचल के मुस्लिम वोटों की लड़ाई से है। ये पूर्वांचल की वो सीटें हैं जिस पर मुख्तार का असर रहा है। जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बस्ती, ये वो 6 सीटें हैं जिन पर मुख्तार का सिक्का चला करता था। इन 6 सीटों पर मुख्तार का एक इशारा ही काफी था। मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की बम्पर जीत की गारंटी था और मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की जमानत जब्त करवाने के लिए काफी था। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि मुख्तार को माफिया मानने वाले भी उतनी ही संख्या में हैं जितना उसे मसीहा मानते हैं। मुख्तार की मौत के बाद भी लोग अंसारी परिवार के साथ खड़े हैं, जिसकी तस्दीक मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ कर रही थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही सियासी दलों के नेताओं का मुख्तार के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुख्तार के गाजीपुर में मोहम्मदाबाद स्थित घर फाटक पर कौन कौन हाजिरी लगा चुका है। 31 मार्च को सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। इसके बाद उसी शाम को असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर पहुंचे। 1 अप्रैल को धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और मुख्तार की कब्र पर भी पहुंचे और 7 अप्रैल आते आते सपा के मुखिया अखिलेश यादव मोहम्मदाबाद पहुंच गए। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये 4 तस्वीरें यूपी और खासकर पूर्वांचल में मुख्तार की ताकत बयान करती है। तस्वीर नंबर 1, मुख्तार के घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले सियासतदान थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सपा से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है और उन्हें फिलहाल जनाधार की दरकार है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।